हेलो एवरीवन, मॉडर्न हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन वाला हमारा टॉपिक चल रहा है, स्पेक्ट्रम की बुक में चैप्टर नंबर 14 है जो उसका हमने 2 पार्ट जो है वो कवर कर लिए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये अंडर द कंपनीज रूल हमने ये सारे पॉइंटर्स पढ़ लिए हैं। एंड सेकंड पार्ट में इसके आफ्टर द क्राउन टुक ओवर ये वाले सारे कमीशंस भी वी वर कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर। एंड जो आज पढ़ेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस में, ये वो कमीशंस हैं जो कि आज हम कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 के बाद वाले कमीशंस। ठीक है, तो इसमें जैसे कि पहला है कि राधा कृष्णन कमीशन जो है 1948-49 में आया। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस देने के लिए ये आया था, मतलब रिपोर्ट इसके ऊपर इसने सबमिट करवानी थी। उसके बाद इसने ये रिकमेंडेशंस दी कि हमें जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो फ्री कैसे बना सकते हैं पूरे भारत के लिए। तो फ्री एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी बात भी इसने की। उसके बाद इसने कुछ अपने रिकमेंडेशंस रखी, तो वो एक एक करके हम देख लेते हैं कौन कौन सी थी। तो इसने कहा कि जो प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन होती है 12 साल की, वो हमें जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, सेकंड बात इसने कही कि जो हायर एजुकेशन है ना, जो हायर एजुकेशन है उसको 3 मतलब पॉइंट्स में इसने बांट दिया। वो थे, एक तो सेंट्रल एजुकेशन, ठीक है, दूसरा था लिबरल एजुकेशन, तीसरा था ऑक्यूपेशनल एजुकेशन। मतलब कि जो जैसे मतलब कि मैंने पहले भी बात की थी, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह होती है तो वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, तीसरी इसने रिकमेंडेशन दी कि जो यूनिवर्सिटी डिग्री है ना उसको असेंशियल नहीं मानना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। तो जो यूनिवर्सिटी डिग्रीज थी, इस कमीशन ने ऐसा बोला कि वो असेंशियल नहीं होनी चाहिए फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आपको पता है कि जैसे आज भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए आपको बस अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, देन यू विल गो फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। लेकिन उस टाइम इस कमीशन ने ये मना कर दिया कि यूनिवर्सिटी डिग्री को हमें कंसीडर नहीं करना है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मतलब ये सारी रिकमेंडेशंस थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ वो आगे जाके पढ़ेंगे हम। ठीक है, इन्होंने बोला कि ऐसा होना चाहिए, शुड भी, है ना। और उसके बाद 4th नंबर पे इन्होंने बोला कि जो रूरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे रूरल यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे शांति निकेतन, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, ऐसे मॉडल्स को और हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए, मतलब और खोलने चाहिए ऐसे। 5वें नंबर की रिकमेंडेशन इन्होंने दी कि हमें कॉलेजेस में ओवर क्राउडेडनेस नहीं करनी है। ठीक है, ओवर क्राउड नहीं करना, कहाँ पे कॉलेजेस में हमें ओवर क्राउड नहीं करना। जहाँ पे 1000 स्टूडेंट से ज़्यादा हैं, मतलब ओनली 1000 स्टूडेंट रखो एक कॉलेज में, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। उसके बाद इन्होंने 6th रिकमेंडेशन ये दी कि जो एग्ज़ामिनेशन स्टैंडर्ड है इन यूनिवर्सिटीज़, वो जो है कंकरेंट लिस्ट में डाल दी जाए, जो कि आगे जाके होगा भी। लेकिन ये रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी कि ये एग्ज़ामिनेशन से, स्टडी से रिलेटेड ये कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए। 7वीं रिकमेंडेशन इन्होंने दी कि यूनियन ग्रांट कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन की देख रेख करेगी। तो 7th बात आपकी आ गई यूसीजी से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद 8th बात इन्होंने बोली कि इंग्लिश को मीडियम हमें हटाना नहीं है हायर एजुकेशन में। ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में हम कह दें कि हिंदी को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है और इंग्लिश को बंद करके हिंदी ही जो है एजुकेशन का मीडियम होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि इंग्लिश को जल्दबाजी में हमें हटाना नहीं है हायर एजुकेशन। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो फेडरल लैंग्वेज मतलब नहीं, मतलब 9th इन्होंने पॉइंट दिया कि जो फेडरल लैंग्वेज एंड द मदर टंग है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे फेडरल लैंग्वेज है और मदर टंग जो है वो सेम नहीं है, वहाँ पे तो फेडरल लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और जहाँ पे फेडरल लैंग्वेज एंड मदर टंग जो है वो सेम है, वहाँ पे वो कोई भी मतलब क्लासिकल लैंग्वेज और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को टेकअप कर सकता है चाइल्ड। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस थी सारी राधा कृष्णन कमीशन की। और आगे जाके ये जो है वो यूसीजी जो है, जो कि हमने 7th में बात की, 1953 में खुल जाता है, मतलब इस्टेब्लिश हो जाता है। और ये एक स्टैट्यूटरी स्टेटस था, ठीक है, यूसीजी का। और मतलब याद रखिएगा, ये जो यूसीजी वाला ये जो है स्टैट्यूटरी, मतलब स्टैट्यूट के द्वारा, लॉ के द्वारा जो है ये इस्टेब्लिश किया गया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। और इसे
सब कुछ मतलब सौंप दिया गया कि आप ही देखोगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स देखिए कि आप सही हैं कि नहीं यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च के रिलेटेड भी आप ही लॉज बनाइए, ठीक है। और जो सेंटर है वो एनुअली जो है यूसीजी को डिस्पोजल करता है, फंड्स जो है, ग्रांट्स जो है वो प्रोवाइड करता है सेंटर टू द यूसीजी फॉर द एजुकेशन, ठीक है। तो अब एक बारी दोबारा से राधाकृष्णन कमीशन के जो भी पॉइंटर्स हैं वो देख लेते हैं क्या क्या बोला। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए आया था, फ्री एजुकेशन सिस्टम की भी इसने बात की थी, और जो रिकमेंडेशंस मेन थी इसकी वो देख लेते हैं। जैसे प्री यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी से पहले जो 12 साल की एजुकेशन होनी चाहिए वो दिलवानी है बच्चों को। हायर एजुकेशन जो है वो 3 हिस्सों में बांट दी, सेंट्रल, लिबरल एंड ऑक्यूपेशनल। तीसरी बात की कि यूनिवर्सिटी डिग्री जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए असेंशियल नहीं माननी है। और रूरल यूनिवर्सिटी जैसे शांति निकेतन और जामिया मिलिया जो मॉडल्स हैं वैसे और भी इस्टेब्लिश होने चाहिए। 5वें नंबर पे इन्होंने बोला 1000 से स्टूडेंट जो है कॉलेज में 1000 से स्टूडेंट नहीं करने, मतलब ओवर क्राउड नहीं करना उन्हें। 6th बोला कि कंकरेंट लिस्ट में ये एजुकेशन सिस्टम को डाल देना चाहिए। 7वां बोला यूसीजी को इस्टेब्लिश करना चाहिए जो एजुकेशन सिस्टम की देखरेख करे यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, जो कि 1953 में आगे जाके इस्टेब्लिश कर दिया गया। 8वां इन्होंने ये बोला कि इंग्लिश मीडियम को हमें जल्दबाजी में हटाना नहीं है हायर एजुकेशन के लिए। 9th उसमें बोला पॉइंट में कि जो फेडरल लैंग्वेज है और जो मदर टंग है वो जहाँ पे सेम नहीं है वहाँ पे तो फेडरल लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना है, और जहाँ पे फेडरल लैंग्वेज और मदर टंग सेम है वहाँ पे वो कोई भी क्लासिकल और मॉडर्न लैंग्वेज को चुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूसीजी की। तो यूसीजी में जो 1953 में, ठीक है, जो एस्टैब्लिश किया गया था ये एक स्टैट्यूटरी स्टेटस था, ठीक है, और एनुअली इसे फंड प्रोवाइड करती है सेंटर, और जो भी रिसर्च वगैरह डेवलपमेंट वो सारे लॉ जो है वो यूसीजी बनाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोठारी एजुकेशन कमीशन की। इसको रब कर देती हूँ मैं। तो सेकंड हमारे पास आता है कोठारी एजुकेशन कमीशन। तो ये जो कमीशन था वो किसके द्वारा मतलब हेड किया गया था, तो डीएस कोठारी, डॉक्टर डीएस कोठारी थे जिन्होंने किया था। और नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन की इन्होंने बात की थी, ठीक है, नेशनल पैटर्न कैसा होना चाहिए एजुकेशन का उसके बारे में बात की थी। और किस किस ने मतलब कि असिस्ट किया था इसमें, मतलब ये वाले कमीशन में, तो यूके से आए थे डेलीगेट्स, यूएसए से आए थे, यूएसएसआर से आए थे, यूनेस्को में से भी आए थे। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन रहा था कि हमें कैसे एम्फसाइज करना है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए एजुकेशन पॉलिसी बनाते समय जो कि पूरे भारत में लागू होगी। तो ये एक नेशनल पॉलिसी थी, ठीक है, जो कि अनाउंस की गई थी 1968 में। बाद में मतलब जाके कमीशन तो ये तब तक बैठा था, तो उसके बाद इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। वो कौन कौन सी थी कि फ्री एंड यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, तो 14 साल के बच्चों के लिए, मतलब 14 साल तक, तो 14 ईयर एज तक जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। दूसरी ये थी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 लैंग्वेज फार्मूला पूछ लेते हैं कि कौन सी कमीशन ने दिया था। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो कोठारी कमीशन के टाइम पे आया था। इसमें क्या था कि मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश ये जो है वो होनी चाहिए। और नेक्स्ट इन्होंने बोला था, तीसरा पॉइंट था कि 6% ऑफ नेशनल इनकम जो है वो हमें खर्च करनी है, वो हमें लगानी है, इन्वेस्टमेंट करना है इन द एजुकेशन। 4th पॉइंट इन्होंने दिया था कि ट्रेनिंग एंड क्वालिटी ऑफ टीचर्स अच्छी होनी चाहिए, कि टीचर्स को भी हमें ट्रेनिंग देनी है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। और 5वें नंबर पे आपके पास आ जाता है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री जो एजुकेशन है वो भी हमें प्रोवाइड करनी है। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एजुकेशन। आपको याद होगा कि हमने पहले एक पार्ट में इसके पढ़ा था कि एफर्ट्स ऑफ थॉमसन, उसने जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस वाली साइड का, ठीक है, तो उसने भी जो है एग्रीकल्चर और ये मेंसुरेशन वाले जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके लिए काफ़ी योगदान दिया था। तो कोठारी एजुकेशन कमीशन में हम देख लेते हैं क्या क्या। ये एक तो डॉक्टर डीएस कोठारी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, मतलब उन्होंने ये चेयर
चेयर किया था। नेशनल पैट्रियट एजुकेशन के ऊपर ये लाया गया था कमीशन, और इसमें यहाँ से ये सारे डेलीगेट्स आए थे, ठीक है, यूके, यूएसए, यूएसएसआर, यूनेस्को। इसने जो रिकमेंडेशन दी थी वो ये थी कि 14 साल की एज तक हमें फ्री कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो भी अपनाने को बोला गया था, जिसमें मदर टंग हिंदी, इंग्लिश जो है, और साथ ही साथ में रीजनल लैंग्वेजेस को भी हमें डेवलप करना है। इसने बोला था कि 6% ऑफ द नेशनल इनकम जो है हमें इन्वेस्ट करना है इन द एजुकेशन फील्ड, और साथ ही साथ में टीचर्स की ट्रेनिंग और क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आगे जाके वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। 5वां फिर इन्होंने बोला था कि डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री एजुकेशन भी होना चाहिए। अब रिसेंट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुई। जो कि 1976 में एजुकेशन को जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। जैसे कि हमने पहले बात की, राधा कृष्णन कमीशन ने बोला था कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में होने चाहिए, तो वो 1976 में हो गया, ठीक है। जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, उसमें जाके इसको एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। उसका 1986 में जो है वो न्यू पॉलिसी बनाई गई ऑन द एजुकेशन, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद 2002 में जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की बात की, और साथ ही साथ में एजुकेशन को जो है वो मतलब 6 to 14 ईयर्स की एज तक जो है वो फ्री कर दिया गया, क्योंकि इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया, इसलिए ये कंपल्सरी एंड फ्री कर दी गई। तो आपको ये भी याद रखना है फ्री एंड कंपल्सरी की बात कहाँ हुई थी, ठीक है। तो फ्री एंड कंपल्सरी की बात आपकी हुई थी कोठारी एजुकेशन कमीशन में, जो कि 2002 में इसको लागू कर दिया गया। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्नैकुलर एजुकेशन की, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्नैकुलर एजुकेशन। तो इसमें क्या था कि जो 19th सेंचुरी में वर्नैकुलर एजुकेशन थी वो एक स्टेट की अफेयर थी, ठीक है। मतलब जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं वो स्टेट में, मतलब सेंट्रल लेवल पे नहीं थी, वो स्टेट अफेयर्स थी पहले, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और ये जो था ये मोस्टली जो है डिपेंडेंट थी ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्दी ज़मींदार्स के ऊपर। तो आगे जाके क्या होता है 1835, 1836 एंड 1838 में जो है वो विलियम्स एडम्स रिपोर्ट निकलती है, किस चीज़ के ऊपर, वर्नैकुलर एजुकेशन के ऊपर, जो कि ये बोलता है कि बंगाल एंड बिहार पे जो है वो काफ़ी सारे डिफेक्ट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस पे डिपेंड करती है। तो ये मतलब इन 3 जो सन्स हैं इसमें जो है मतलब ये जो 3 ईयर्स है इसमें विलियम्स एडम रिपोर्ट आती है, एडम रिपोर्ट आती है कौन से रीजन में, इन बंगाल एंड बिहार, इन बंगाल एंड बिहार। और ये रिपोर्ट होती है कि जो डिफेक्ट्स हैं ऑफ वर्नैकुलर एजुकेशन, ठीक है। तो ये आप बात याद रखेंगे। उसके बाद आगे जाके क्या होता है कि 1843 और 53 तक, मतलब 10 साल के पीरियड में जेम्स जोनाथन एक्सपेरिमेंट किया जाता है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, यूपी में, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। ये मैं आपको लिख देती हूँ कि जेम्स जोनाथन एक्सपेरिमेंट इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। ये जो जोनाथन थे ना, ये यूपी के वो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड दे इंक्लूडेड द ओपनिंग ऑफ द one government school as the model and school in each तहसीलदारी एंड द नॉर्मल स्कूल फॉर द टीचर्स ट्रेनिंग फॉर द वर्नैकुलर स्कूल्स। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें जो है वो 1 गवर्नमेंट स्कूल खोलना है, ठीक है। 1 उसमें ईच तहसीलदार में, ईच तहसीलदारी में एक गवर्नमेंट स्कूल खोलना है, साथ ही साथ में एक टीचर ट्रेनिंग स्कूल भी खोलना है जहाँ पे टीचर्स को ट्रेन किया जाए। उसके बाद आगे जाके जो है 1853 में जो है किसने, 1853 में डलहौजी ने भी ये बोला कि हमें वर्नैकुलर एजुकेशन के ऊपर फोकस देना चाहिए, ठीक है। फिर आगे जाके जो है 1854 में हमने बात की थी वुड्स डिस्पैच की फर्स्ट लेक्चर में, तो इसने बोला कि कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स में, और सुपरविज़न भी होनी चाहिए ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज़, और साथ ही साथ में नॉर्मल स्कूल्स में जो है टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए, ऐसा बोला गया था वुड्स डिस्पैच में, ठीक है। उसके बाद पहले इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि वर्नैकुलर एजुकेशन की बात कहाँ की। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये स्टेट अफेयर था, फिर इन 3 ईयर्स में जो है विलियम्स एडम्स रिपोर्ट आती है बंगाल और बिहार रीजन में, जो कि डिफेक्ट्स बताता है वर्नैकुलर एजुकेशन का। उसके बाद जाके 1843
1853 में जेम्स जॉनसन एक्सपीरियंस जो है, जो कि नोट मतलब इनकी रिपोर्ट आती है और ये कहते हैं कि 1 गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए 1 तहसीलदारी में, और साथ ही साथ में टीचर ट्रेनिंग स्कूल भी होना चाहिए, ठीक है। और ये कौन होते हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूपी में, ठीक है। 1853 में डलहौजी ने भी कहा कि ये वर्नैकुलर एजुकेशन पे हमें ध्यान देना चाहिए। वुड्स डिस्पैच थ्योरी जो आई 1854 में, इसने भी इसके ऊपर बोला कि हमें वर्नैकुलर एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, अभी हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द वर्नैकुलर। ये हम देख रहे हैं कि किसने कौन कौन से सन में जो है वो इसके बारे में ज़्यादा बातें की। तो 1854 से लेके 71 में भी इसमें काफ़ी बात होती है कि हमें स्कूल में तो वर्नैकुलर एजुकेशन ही पढ़ानी चाहिए, और फिर हायर जो स्टडीज़ है उसमें हमें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। फिर 1882 में जो है वो हंटर कमीशन आता है, जो कि ये बात करता है कि हमें जो है इम्प्रूव करना है वर्नैकुलर एजुकेशन को, तब ताकि जो मास एजुकेशन जो है वो हम प्रोवाइड करवा सकें। देखिए इंग्लिश उस टाइम पे जो है मास एजुकेशन के तौर पर नहीं देखा जा रहा था उसको, ठीक है, लेकिन वर्नैकुलर एजुकेशन में तो मास जो है वो एजुकेट हो ही सकता है, इसलिए हंटर कमीशन ने बोला कि वर्नैकुलर एजुकेशन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। फिर 1904 में जो है वो एजुकेशन पॉलिसी में जो ग्रांट्स वगैरह हैं वो इंक्रीज़ कर दी गई, चलो ताकि कि वर्नैकुलर एजुकेशन को इंक्रीज़ किया जाए। फिर 1929 में जो है हार्ट कमेटी जो आती है, फिर ये प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जो है वो अपना वो डालती है, फोकस डालती है, और कहती है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हमें बढ़ावा देना चाहिए, और उसमें जो है वर्नैकुलर एजुकेशन की काफ़ी ज़रूरत है। फिर 1939 में जो है वो आपका इनकरेज किया जाता है बाय द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कि आपको जो है वर्नैकुलर एजुकेशन को बढ़ावा देना है। तो कांग्रेस भी इसमें जो है अपना योगदान दिखाती है 1937 में। तो ये जो सारे सन्स मैंने ईयर्स बताए ये आपके वर्नैकुलर एजुकेशन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट हम चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन। तो इसमें क्या था, जो टेक्निकलिटीज़ वाले जो स्कूल कॉलेजेस खुले, तो आईआईटी जो रुड़की थी, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज था, ये आपका ओपन होता है 1847 में। कलकत्ता कॉलेज जो है इंजीनियरिंग का, वो आपका 1856 में ओपन होता है। उसके बाद जो आपका ओवरसीज स्कूल है, ओवरसीज स्पेलिंग देख लेना थोड़े से, ओवरसीज स्कूल है ऑफ पूना का, सॉरी, तो ये आपका 1858 में खुलता है। ऐसे काफ़ी सारे जो है फिर आगे जाके जो इसको बॉम्बे यूनिवर्सिटी बना दी जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो है फिर ओपन होने शुरू हो गए। ये किससे रिलेटेड है, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड। और साथ ही साथ में जो मेडिकल ट्रेनिंग जो है वो भी स्टार्ट हो गई कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जो कि 1835 में शुरू हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो लॉर्ड कर्जन था उसने काफ़ी योगदान दिया अपना कौन कौन से कोर्सेज़ में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग में और साइंस में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान था। और एक हमने पढ़ी थी कि एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट खुला था पूसा में, जो कि बिहार में था, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। तो ये सारे जो हैं ये टेक्निकलिटीज़ जो एजुकेशन थी उससे रिलेटेड है। दोबारा से देख लो, ये आईआईटी रुड़की जो कि 1847 में खुली थी। कलकत्ता जो कॉलेज था इंजीनियरिंग का वो 1856 में, ओवरसीज स्कूल ऑफ पूना जो है 1858 में, जो कि आगे जाके एफिलिएटेड हुआ टू द बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये एफिलिएट हुआ था बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी हमें जो है पढ़ा था कि खुला था पूसा बिहार में। मेडिकल कॉलेज जो है कलकत्ता में खुला था 1835 में। और लॉर्ड कर्जन ने जो है मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और साइंस और इन सब में जो है अपना योगदान दिखाया था। लास्ट हमारा रह गया इसमें कि इवेल्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ द ऑन एजुकेशन, की ब्रिटिशर्स ने क्या पॉलिसीज़ बनाई कि भारत में जो है वो एजुकेशन पे फोकस दिया जा सके। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जो एजिटेशंस थे वो हुए थे मॉडर्न एजुकेशन को लेके, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो कहते थे कि हमें मॉडर्न एजुकेशन लेके आनी है, और फिर इनमें वो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट जो हमने पढ़े थे उनमें लड़ाई हो जाती कि वर्नैकुलर लेके आए या वो इंग्लिश मीडियम लेके आए, वो
एंग्लिसिस्ट में होता था, लेकिन ओरिएंटलिस्ट बोलते थे कि हमें ट्रेडिशनल वाली फॉलो करनी है। तो मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल जो एजुकेशन थी उनमें एक तो पंगा रहा, ये आपको पता होना चाहिए। और चीप सप्लाई ऑफ द एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाने लगी पहले, चीप एजुकेशन। और आपको पता होगा कि जो हमने पढ़ा था कि 1 लाख रुपया दिया जाने की बात की गई थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, वो भी जो है 10 साल तक तो मिला ही नहीं था उन्हें, ठीक है। तो ये भी कुछ बातें थी। और साथ ही साथ में वो इंग्लिश मीडियम और वर्नैकुलर लैंग्वेजेस ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में इन्होंने जो एजुकेशन थी वो अपने मार्केट से रिलेटेड ही रखने की पहले कोशिश की कि ट्रेड वगैरह में जो है वो इनको फ़ायदा हो सके, एक्सपेंड द मार्केट फॉर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। और उसके बाद आगे जाके जो है वो आप ये भी बता सकते हैं कि जो मास एजुकेशन थी उस पर फोकस नहीं देने की बात की, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश इन्होंने बोला था कि हम इंग्लिश लेके आएंगे। जैसे लॉर्ड मैकॉले ने बोला था कि इंग्लिश एलोन ही पढ़ाई जाएगी, तो उसमें मास एजुकेशन तो छूट ही जाएगी। जब तक वर्नैकुलर लैंग्वेजेस नहीं होंगी तो मास एजुकेशन कहाँ से होगी। तो ये एक चीज़ क्या डिनोट करती है कि इलिटरेसी तब तक बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इससे क्या हुआ कि जो अपर एंड द मिडल क्लासेस हैं वही जो है एजुकेशन ले सकती थी, और जो पुअर क्लास थी वो तो फिर से पुअर ही रह गई, क्योंकि इंग्लिश तो वो नहीं मतलब पढ़ पाते थे, वर्नैकुलर को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और साथ ही साथ में वुमेंस को भी इतना सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग थे ऐसे, मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि काफ़ी सारे, जैसे बेंथून स्कूल खुला, बेंथून ने खोले थे वो, तो वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए। लेकिन फिर भी एक लार्ज सोसाइटी जो वुमेन की थी वो जो है एक लार्ज कम्युनिटी ऑफ वुमेन्स वो जो है ग्रहण नहीं कर पाई एजुकेशन, तभी जो है फीमेल एजुकेशन जो है वो थोड़ी पीछे रह गई है। और जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल जो स्कूल्स खुले, ठीक है, जो टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्कूल्स खुले, उनका जो स्तर था उनका वो इतना अच्छा नहीं था जैसे कि बाहर वाले देशों में था। तो ये भी एक जो है वो अच्छी चीज़ नहीं रही। अगर उनका लेवल भी जो बाहर जैसा ही हो जाता तो आज जो है वो काफ़ी अच्छी जो टेक्निकल एजुकेशन है वो भारत में भी प्रोवाइड करवाई जा सकती थी, ठीक है। तो ये तो था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।